पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करें तो किसी दिए गए विशिष्ट स्थान और समय पर समान आनुवंशिकी वाले जंतु समूह के उन सदस्यों की संख्या के जोड़ या योग को पॉपुलेशन कहते हैं, जिसमें प्रजनन के माध्यम से वंशानुगत लक्षणों के आदान प्रदान से प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने की क्षमता होती है। मोनोस्पेसिफिक एंड पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। यदि किसी निर्दिष्ट स्थान पर मात्र एक ही जंतु प्रजाति पाई जाती है, तब जनसंख्या एक प्रजातीय जीव संख्या कहलाती है। परंतु कभी-कभी एक साथ अनेकों प्रजातियां एक ही स्थान पर रहती हैं, तब सम्मिलित रूप से इन्हें पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ रेट और नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन और ऑसिलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड्स, बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन, पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन एंड पॉपुलेशन डिस्पर्सन। जैसे बात करें जन्म दर या नेटेलिटी की, वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाता है, तो मोर्टेलिटी है या मृत्यु दर है इसकी डेंसिटी को घटाती है। और माइग्रेशन जो उत्प्रवासन है, पक्षी अपने आवश्यकताओं के लिए या वातावरण के अनुसार अपनी क्रियाओं के लिए दूर चले जाते हैं उस क्षेत्र से, तो वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को कम करते हैं। साथ ही जो पक्षी वहाँ आते हैं इमिग्रेट करके, वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इस तरीके से ये सभी पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी दो प्रकार की होती हैं, एक क्रूड डेंसिटी और दूसरी इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी तो इसके अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जीवों की संख्या या जैविक पिंड की संख्या प्रति इकाई होती है, और इकोलॉजिकल डेंसिटी इसके अंतर्गत जंतुओं की संख्या या जैविक पिंड बायोमास प्रति इकाई रहने के क्षेत्र की होती है। आगे बात करें इसके बारे में तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल डेंसिटी में प्रत्येक जीव वही जगह घेरता है जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। आगे बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसको प्रभावित करते हैं, जैसे नेटेलिटी है, जन्म दर है, और मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर है, क्योंकि जन्म दर से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और मृत्यु से पॉपुलेशन डेंसिटी की दर है वो घटेगी। मृत्यु के आधार पर कई प्रकार के सर्वाइवरशिप कर्व हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है कर्व जंतुओं की पूर्ण दैहिक जीवन अवधि को दर्शाते हैं। ये जन्म लेते हैं और अपनी पूर्ण जो लाइफ साइकिल है उसको जीते हैं। सेकंड, जंतुओं के लिए वक्र जिसमें सभी आयु स्तरों पर मृत्यु दर भली प्रकार से स्थिर या एक सी कांस्टेंट रहते हैं। और साथ ही थर्ड, जंतुओं का वक्र जिसमें प्रारंभिक जीवन में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। डेथ रेट और मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग पर यूनिट ऑफ टाइम। ये दो प्रकार की होती हैं, पोटेंशियल मोर्टेलिटी एंड रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। पोटेंशियल या मिनिमम मोर्टेलिटी वह मृत्यु संख्या है जो सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत वृद्धावस्था की फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों के कारण पाई जाती हैं। यह किसी भी पॉपुलेशन में लगभग स्थायी होती है। रियलाइज्ड मोर्टेलिटी और एक्चुअल डेथ रेट इसकी संख्या में भिन्नता पाई जाती है।
यह वातावरणीय फैक्टर तथा पॉपुलेशन के आकार, कंपोजिशन एवं उसकी डेंसिटी पर निर्भर करती है। किसी पॉपुलेशन में मृत्यु के संयोग को सर्वाइवरशिप कर्व या उत्तरजीविता वक्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सर्वाइवरशिप कर्व 3 प्रकार के हो सकते हैं: डायगोनल कर्व, कॉन्वेक्स कर्व और कॉनकेव कर्व। डायगोनल कर्व: जब पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वाले जीवों की मृत्यु दर समान होती है तो कर्व एक सीधी डायगोनल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यह कर्व पॉपुलेशन में हाइड्रा, माइस तथा अनेक प्रौढ़ पक्षियों के केस में बनाया जाता है। दूसरा, कॉन्वेक्स कर्व: जब पॉपुलेशन या समष्टि में अधिकांश जीव अपना पोटेंशियल या लाइफ स्पैन पूर्ण कर लेते हैं और वृद्धावस्था में मृत्युग्रस्त या मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कर्व अत्यधिक कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव कर्व: इस प्रकार का कर्व उन जीवों में पाया जाता है जो अपना जीवन विभव पूर्ण करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे ऑयस्टर्स तथा अन्य अकशेरुक जंतु तथा मछलियाँ। यहाँ पर देखिए तीनों तरीके के कर्व में समझाया दिया। पहला जो कर्व है वो डायगोनल कर्व है 4.3। इसके अंदर हाइड्रा, माइस तथा अनेक प्रौढ़ पक्षियों के केस हैं। इसमें मृत्यु दर एक समान रहती है। दूसरा, एज इन मंथ सर्वश्रिकम रैबिट के अंदर कॉन्वेक्स: जब पॉपुलेशन या समष्टि में अधिकांश जीव अपना पोटेंशियल लाइफ स्पैन पूर्ण कर लेते हैं और वृद्धावस्था में ही मृत्युग्रस्त या मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब इस तरीके का कर्व है वो प्राप्त होता है। आगे बात करें एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग टू बोडेन-मियर 1938 के अंदर उन्होंने एज को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके इसके बारे में बताया: प्री रिप्रोडक्टिव एज, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, जब नीचे हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव एज और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव एज और सबसे ऊपर की तरफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ पर आप देखिए पहले वाले डायग्राम के अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वो बहुत कम है। इसका मतलब जनसंख्या है वो फ्यूचर में धीरे धीरे कम होगी। और सेकंड में हम देखें तो यहाँ पर प्री में और पोस्ट में, प्री और एक्चुअल दोनों ही बराबर हैं। ये बताता है कि जनसंख्या स्थायी है। और यंग के अंदर पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर ज़्यादा मेंबर्स हैं जो आगे जनसंख्या बढ़ाएंगे। एज पिरामिड्स के अंदर भी हम देखिए ए के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तो ये इन फ्यूचर जाके पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, जबकि इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव की एज बहुत कम है। सेकंड के अंदर देखें तो इसके अंदर भी प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही। थर्ड के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव की कम है, इसलिए पॉपुलेशन इसके अंदर डिक्लाइन होगी। बायोटिक पोटेंशियल: किसी जंतु प्रजाति की उस आंतरिक और स्वाभाविक शक्ति को उसकी जैविक क्षमता कहते हैं जिसके माध्यम से वह सर्वोत्तम पारिस्थितिकी कारकों की उपस्थिति में अपनी संपूर्ण प्रजनन क्षमता का उपयोग करके संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने योग्य संतान की संख्या से जीव संख्या वृद्धि करती हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन और बायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्शन की बात करें तो किस तरीके के बायोटिक फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रलिज्म या तटस्थ, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें जीव को पॉपुलेशन को लाभ होता है।
फर्स्ट वन म्यूचुअलिज्म या प्रोटोकॉर्पोरेशन। इस प्रकार के सहयोग में दोनों प्रजाति एक दूसरे के लिए लाभकारी होती हैं। कमेंसलिज्म, इस प्रक्रिया में एक प्रजाति को लाभ पहुंचता है परंतु दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसमें घाटा होगा। प्रीडेशन, इसमें एक शक्तिशाली जीव या प्रजाति दूसरी प्रजाति के सदस्यों का शिकार करके परभक्षण के द्वारा अपना भोजन करता है। ये जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जैसे बिल्लियां निरंतर चूहों का परभक्षण करती रहती हैं। Parasitism, it is also a negative interaction in which one population depend for their food on other population। परंतु कभी कभी परजीवी पोषक के लिए भी प्राणघातक सिद्ध हो जाते हैं। कंपटीशन, विभिन्न पॉपुलेशंस में अनेकों प्राकृतिक सुविधाओं के लिए उस समय भारी संघर्ष छिड़ जाता है जब उन सब की पूर्ति समान सुविधाओं पर आधारित होती है। यह कंपटीशन मेनली भोजन निवास स्थल के लिए संघर्ष उत्पन्न करके जीव संख्या वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज का रेगुलेशन कई फैक्टर्स के द्वारा होता है। एक्सट्रिंसिक और पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, ये वो फैक्टर हैं जिनको बाह्य कारक कहते हैं, जिनका पॉपुलेशन की डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं रहता। ये भोजन, आवास, ताप, जलवायु होते, इनका डेंसिटी के आधार पर कोई फर्क नहीं रहता। दूसरा है इंट्रिंसिक और डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। ये फैक्टर वो हैं जो पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, जैसे कंपटीशन वगैरह है, पैरासिटिज्म वगैरह, तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। पॉपुलेशन का डिस्पर्सल की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, रैंडम, यूनिफॉर्म एंड क्लम्प। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनके अंदर हम देखते हैं सभी अपने से एक जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और सब ये दूसरी जगह इक्वली फैले रहते हैं इनके बीच। सेकेंड वन यूनिफॉर्म। रैंडम की बात करें हम तो रैंडम के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं कहीं होते हैं, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ होती है। और क्लम्प्ड के अंदर ये पुंज के रूप में एक एक जगह फैले रहते हैं तथा इनके बीच आपस में आकर्षण होता है और एक ग्रुप के अंदर रहना पसंद करते हैं। पॉपुलेशन प्रोपोगेशन की बात करें, प्रसार किस तरीके से होता है। मूल स्थान छोड़कर अन्य किसी नए स्थान पर तो एमिग्रेशन, मूल स्थान छोड़कर अन्य किसी नए स्थान पर स्थापित होने की इस क्रिया को एमिग्रेशन या उत्प्रवास कहते हैं। उत्प्रवास में अनुकूल क्रिया है जिसके माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में जीवन रक्षा और प्रजाति की वंशावली सुरक्षित रहती है। अधिकांश कशेरुकी जंतुओं में पुराने और वृद्ध सदस्य अपने मूल स्थान पर बने रहते हैं और नए युवा पीढ़ी को उत्प्रवास करके नई बस्ती बनाते हैं। नेचुरली एमिग्रेशन की प्रक्रिया खरगोश, बर्फीले उल्लू, भूरी गिलहरी, पोलर बियर, पोलर फॉक्स आदि के अतिरिक्त मानव में भी देखी जा सकते हैं। एमिग्रेशन देखें हम तो के अंदर इमिग्रेशन, इसके अंदर ये एमिग्रेशन के ठीक विपरीत होती है। इसमें किसी अन्य जगह से विस्थापित जंतु किसी मूल समष्टि में सम्मिलित होकर वहाँ के स्थायी सदस्य बन जाते हैं, यानी उसमें तो अपनी पॉपुलेशन छोड़ के जाता है, इसमें अपनी पॉपुलेशन के अंदर आता है। इसमें जो माइग्रेंट है अतिरिक्त भार डालकर मूल जो पॉपुलेशन है उसमें संसाधनों का अभाव और कंपटीशन उत्पन्न करते हैं। जीव संख्या या समष्टि दबाव और उथल पुथल के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु दर प्रभावित होने से पॉपुलेशन साइज में वृद्धि और अन्य लक्षण भी परिवर्तित होते हैं।
माइग्रेशन। अनेक जीव जंतुओं में कुछ निश्चित समय पर प्रत्येक वर्ष संपूर्ण पॉपुलेशन एक साथ मूल स्थान से किसी अन्य स्थान के लिए चले जाती। जैसे हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं कुरंजा पक्षी, जो मंगोलिया के काले समुंदर और उन क्षेत्रों से सर्दी के मौसम में हमारे राजस्थान में कई जगह एक प्रवासी मेहमान पक्षी के तौर पर आते हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ कर्व की बात करें और कैरिंग कैपेसिटी की, तो ग्रोथ कर्व जे शेप्ड कर्व और एस शेप्ड कर्व होते हैं। कैरिंग कैपेसिटी वह किसी भी इकोसिस्टम के संसाधन, वह जब तक वो उनको पूरे लिमिट जहाँ तक सभी को एक संसाधन उपलब्ध हो सके। इसका फॉर्मूला हम देखें, dn/dt बराबर rn k - n अपॉन k। k बराबर कैरिंग कैपेसिटी, n बराबर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, r बराबर इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ के आधार पर हम देखते हैं। तो जब तक ऊपर की तरफ अगर हम ग्राफ देखें, स्टेबलाइज पॉपुलेशन लेवल नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज देखते हैं। थैंक यू।